हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, तो पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों है ना, क्यों बना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। फिर जो हमने देखा था आईएमएफ के बारे में भी समझा था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एवोल्यूशन ऑफ द यूएन के बारे में देखा था, पहले लीग ऑफ द नेशन हुआ करता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में बनाया गया था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो समझ में आया कि लीग ऑफ द नेशन उतना चीजों को टैकल नहीं कर पाया, तो दोबारा फिर जो है यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ठीक है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड की कंट्रीज की। यूएन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो इनके बारे में हमने समझा था। तो सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इम्पोर्टेंट है। ओके, पर सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात की जाती है, क्योंकि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो लोग क्या वीटो पावर लेकर के बैठे हैं, और रिप्रेजेंटेशन भी ढंग से नहीं है सभी जो कंट्रीज की। हमें पढ़ना था रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो लोग चाहते हैं कि इसमें रिफॉर्म हो, उसका सपोर्ट भी करते हैं सब लोग कि हाँ भाई रिफॉर्म की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसमें। ओके, जो ताकि वो जो है आज के टाइम के चैलेंजेस के साथ में डील कर सकें, है ना? पर कैसा रिफॉर्म करना है, क्या करना है, इस पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे ओवरऑल जो रिफॉर्म की बात की जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि ये जो बॉडी इम्पोर्टेंट बॉडी है सिक्योरिटी मेंटेन करने का काम करने के लिए वर्ल्ड में इसको बनाया गया था। 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है एक रेज़ोल्यूशन लेकर के आती है, उसमें वोटिंग वगैरह करते हैं। रेज़ोल्यूशन रिफ्लेक्ट करता है 3 मेन कंप्लेंट्स। तो बोला जाता है कि जो आज की सिक्योरिटी काउंसिल है ना, वो आज के टाइम की जो रिप्रेजेंट नहीं करता है, जो आज के टाइम पर जो पॉलिटिकल रियलिटीज़ हैं उसको। तो पहले के मुकाबले अगर देखें आज के टाइम पर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस भी चेंज हो चुके हैं, है ना? लोगों के पहले जो है यूएस के साथ में हमारी उतनी बनती नहीं थी। ठीक है, 1971 की वॉर में जो है यूएस ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और उस टाइम पर जो है पहले के टाइम पर यूएस की कई सारी कंपनीज चाइना भी गई थी, है ना? तो चाइना के साथ में यूएस की उतनी बनती भी थी थोड़ी बहुत, ओके। तो आज के टाइम पर देखें यूएस की चाइना के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनती है ना? और हमारी बात करें तो हमारे अच्छे रिलेशंस होते जा रहे हैं सारी कंट्रीज के साथ में। ओके, तो पॉलिटिकल रियलिटीज़ चेंज हो रही हैं। पैलेस्टीन का इश्यू देखो तो वो बना हुआ है। तो चेंजेज़ आ रहे हैं, पर यूएन जो है उन चीज़ों को टैकल नहीं कर पा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, इसकी भी बात की जाती है। अफ्रीका वाले रीजन की तो बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहाँ पर। जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं ओशियाना रीजन में, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके। तो इनके जो डिसीजंस हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं क्या, वेस्टर्न वैल्यूज दिखती हैं। वेस्ट की कंट्रीज इसमें डोमिनेट कर रही हैं। ओके, और इसमें जो इंटरेस्ट है ना, कुछ ही लोग जो है अपनी पावर्स, जो फ्यू पावर्स है ना, 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो लोग अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, अपने दोस्तों के इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, जैसे यूएस जो है इज़राइल को प्रोटेक्ट करता है, चाइना जो है पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है सॉरी, और रशिया जो है हमारा साथ देता है, ओके, फ्रांस हमारा साथ देता है। तो ऐसे ना अलायंस बना कर के रखी है सबने, तो अपने-अपने दोस्तों को जो है प्रोटेक्ट करते हैं वीटो पावर का यूज़ करके, और अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ओके। तो डिमांड बढ़ रही थी किस तरीके से रीस्ट्रक्चर किया जाए यूएन में, चेंजेस कैसे लेकर के आए जाएँ, है ना? रिफॉर्म किया जाए, उसको और अच्छा बनाया जाए। तो जनवरी 1 1997 में जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूरा ध्यान दिया, ठीक है? और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम यूएन को रिफॉर्म कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से जो है न्यू सिक्योरिटी काउंसिल में मतलब मेंबर्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, उनको किस तरीके से चूज़ किया जाए। तो उस टाइम से अगर बात करें तो कुछ क्राइटेरिया उन्होंने प्रपोज़ किए थे, न्यू परमानेंट मेंबर्स और नॉन परमानेंट मेंबर्स को लाने के लिए किस तरीके से जो लाया जा सकता है, ठीक है? 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, है ना? 5 परमानेंट, इनकी सीट तो कोई हटा ही नहीं सकता, इनके पास में वीटो पावर है। आपको याद है परमानेंट मेंबर्स यूएस हो गया, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, ठीक है? तो ये है 5 परमानेंट मेंबर्स। तो उन्होंने बोला कि न्यू मेंबर्स को सजेस्ट, जो न्यू मेंबर है उसको ऐड करने के लिए, उसको सजेस्ट करने के लिए कि मतलब किस क्या होना चाहिए। तो वो जो मेंबर हो ना, उसकी इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी खासी होती हो, है ना? उसकी इकोनॉमी जो है अच्छी खासी हो, है ना? किसी के ऊपर ऐसे नहीं कर्ज़े में डले रहते हैं, तो इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, ऐसी कंट्रीज़ नहीं। अच्छी खासी मिलिट्री पावर हो उनके पास में, ओके, और उनके पास में बजट भी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ताकि वो यूएन में कंट्रीब्यूट कर सकें। एक बड़ा नेशन होना चाहिए जिसमें पॉपुलेशन
पॉपुलेशन के टर्म्स में भी देखा जाए तो। ओके, और नेशन जो है ना वो रिस्पेक्ट करे डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करे, है ना? जहाँ पर डेमोक्रेसी को आगे लेकर के चला जाए और ह्यूमन राइट्स को। वो कंट्री जो कि काउंसिल में रिप्रेजेंटेटिव हो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी की इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की भी बात की गई यहाँ, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर, तो इन सब की बात की गई यहाँ पर। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया है कुछ वैलिडिटी भी देखने को मिली इनकी। गवर्नमेंट जो है इसका एडवांटेज देखे, इसका एडवांटेज भी देखने को मिला और डिसएडवांटेज भी। ओके, अपने इंटरेस्ट के तौर पे सब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंडिया भी बोल देता है कि भाई हम तो डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी भी है, डाइवर्सिटी भी है। वर्ल्ड की जो है 1/4, अगर बात करें 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, मिलिट्री भी अच्छा खासा है, ठीक है, स्पेंडिंग भी हम अच्छी करते हैं, सिक्योरिटी भी लेकर के चल रहे हैं। तो हम भी अपने रीजन देते हैं, हम जो है वर्ल्ड की इतनी सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, हम जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो डेमोक्रेसी है, तो हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेज भी देखे जाते हैं इसमें। ओके, तो सब अपने-अपने तरीके से देखते हैं। तो अगर कोई मेंबर नहीं भी बनना चाहता है, फिर भी जो है लोगों को उन क्राइटेरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखती है। तो ये क्राइटेरिया जो है ना लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे दूसरी कंट्रीज़ को भी। इस तरीके से एक बिग और जो बड़ी एक इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर जो है, वो क्वालीफाई कर सकती है सिक्योरिटी मेंबरशिप के लिए, है ना? मतलब जो कंट्री जो है बड़ी है, जिसके पास में इकोनॉमिक अच्छी खासी पावर है और मिलिट्री पावर है, वही बस बन सकता है क्या मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल का। ओके, अगर बजट में कंट्रीब्यूशन दोगे तभी बन पाओगे, है ना? पैसा दोगे तभी बन पाओ। तो कितना बजट देना होगा कि हम अपना जो अपना रास्ता बना सके काउंसिल में, है ना? कितना का हमको बेचना मतलब पैसे देने पड़ेंगे ताकि हम खरीद सकें यूनाइटेड नेशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन, है ना? तो यहाँ पर वही बात की गई है यूएन काउंसिल में, ठीक है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्या जो बिग पॉपुलेशन होना, एसेट और लायबिलिटी, तो मतलब कि वर्ल्ड की जो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ही वो जो है बिग रोल प्ले कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड में। रिस्पेक्ट करना डेमोक्रेसी की या फिर ह्यूमन राइट्स की, क्या ये क्राइटेरिया है? कंट्री जहाँ पर जो है रिकॉर्ड्स है, जहाँ पर जो मतलब कि जिन देशों में अच्छी खासी डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स का जो है सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है जिनका अच्छा रिकॉर्ड है इन चीज़ों में, तो वो लाइन में लगी रहेंगी मेंबर बनने के लिए, है ना? क्या वो इफेक्टिव काउंसिल के मेंबर्स बन सकते हैं? ठीक है? तो वो काउंसिल के अच्छे मेंबर्स बन सकते हैं क्या? यहाँ पर देखो वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया गया है। वर्ल्ड बैंक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्रिएट किया गया था, ठीक है? मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही 1944 में। इनकी एक्टिविटीज़ जो फ़ोकस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को उधार देते हैं ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन, हेल्थ, ओके, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, इरिगेशन एंड रूरल सर्विसेज़ प्रोवाइड करने के लिए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ओके, और एस्टैब्लिश एंड एनफोर्स करना रेगुलेशंस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड, अर्बन रीजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी। हमारे देश में भी वर्ल्ड बैंक से हम लोन लेते हैं ताकि जो है हमारे देश में डेवलपमेंट हो सके। गवर्नेंस के लिए एंटी करप्शन डेवलपमेंट एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, इट प्रोवाइड्स लोन देते हैं ये एंड ग्रांट्स भी देते हैं मेंबर कंट्रीज को। ओके, तो इस तरीके से जो है ये एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खासा इनका इन्फ्लुएंस रहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज में डेवलपिंग कंट्रीज की। ओके, तो अगर देखो गवर्नमेंट को डोनेशन मिलता है तो गवर्नमेंट भी उन जो बिजनेसमैन के फेवर में काम करती है ना? इसी को जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जो बिज़नेसमैन जो है गवर्नमेंट को पैसे देते थे, तो उनके फ़ेवर में पॉलिसीज़ बनाती थी गवर्नमेंट, है ना? ऐसे ही वो जो चीज़ें लेकर के आएँगे। तो वर्ल्ड बैंक अगर हमको जो है ग्रांट देता है, लोन देता है, तो वो जो वर्ल्ड बैंक होता है ना, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को भी जो है इम्पैक्ट करता है, अफ़ेक्ट करता है। ओके, उनकी बात भी माननी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो ये लोग ना कभी-कभी जो है आईएमएफ ज़्यादातर ऐसा करता है कि इतने खतरनाक से इतने जो स्ट्रिक्ट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन रख देते हैं पुअर नेशंस के लिए, ठीक है? वर्ल्ड बैंक भी करता है, लोन दे रहे हैं, तो लोन के साथ में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रख देंगे कि आपको लोन दे रहे हैं, तो आपको फ्री मार्केट रिफ़ॉर्म करने होंगे। अगर देखो मार्केट ओपन कर देते हैं, तो बाहर की कंपनीज़ आकर के सामान बेचेंगी, ठीक है? क्योंकि हमारे देश का तो उतना डेवलप नहीं है, ओके, हमारे देश के मैन्युफैक्चरर उतने कैपेबल नहीं हैं, ठीक है? तो बाहर के आकर के बेचेंगी, तो फ्री मार्केट का फ़ायदा किसको होगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ को होगा ना। तो ये लोग क्या वेस्टर्न कंट्रीज़ के फ़ेवर में काम करते हैं क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ तो वेस्ट की ही हैं, वो लोग ही अमीर हैं ना, तो वही आकर के बेचेंगे सामान आपके देश में, एक पॉपुलेशन को मार्केट की तरह देखा जाता है। ओके, तो फ्री मार्केट रिफ़ॉर्म की बात करते हैं कि आप अपना जो मार्केट वग़ैरह ओपन कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर बताया गया है यूएन बजट में कौन कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज़्यादा?
अभी तो यूएस करता है, ठीक है? 22% 2019 के डेटा के अकॉर्डिंगली। पर अभी जो है ट्रम्प के इनिशिएटिव अगर देखें, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, 2025 में जो इन्होंने अपना जो प्रेसिडेंशियलशिप इनकी शुरू हुई है, तो डोनाल्ड ट्रम्प के अंदर जो है यूएस ने अपनी एड जो है, यूएस एड कहते हैं, उसने स्टॉप कर दी है। तो ज़माने भर में पैसा बाँटना इसने बंद कर दिया है। तो यूएन हो गया, नेटो हो गया, और जो है हेल्थ, एजुकेशन, ज़माने भर में पैसे दिया करती थी, तो उन्होंने काट दिया है। यूएस ने अभी ट्रम्प के अंदर जो इलोन मस्क है, उनका डॉज डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो ये पैसे काट रहे हैं, ठीक है? मतलब जहाँ-जहाँ फालतू में पैसे बर्बाद करते हैं, तो वो रोक रहे हैं। तो हो सकता है यूएन का बजट भी कम कर दे अब यूएस। चाइना के पास भी बहुत पैसा है, ठीक है? अपने आप को कहता है डेवलपिंग कंट्री है, पर वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह सकते हो इसको। ओके, 18 से 17-18 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है। यूएस की 28 ट्रिलियन समझ लो, ठीक है? 28 ट्रिलियन डॉलर्स, ओके? और चाइना की 17 टू 18 मान के चलो। हमारी कितनी है? हमारी 3.7 मतलब 4 के लगभग पहुँच रहे हैं, तो साढ़े 3 मान के चलो, ठीक है? साढ़े 3 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी है, ओके? तो इतना कम है ना? और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जापान, ये सारी कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं। ये जो ब्लैक में बनी हुई ना, ये 5 परमानेंट मेंबर है, यूएस, चाइना, यूके, फ्रांस एंड रशिया, ठीक है? तो अब आगे का देखें? तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन के मैटर को सॉल्व किया जाए, है ना? क्या रिप्रेजेंटेशन जो ज्योग्राफिकल एरिया के तहत दी जाए, जैसे कि एक-एक सीट हर किसी को दे दो, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन आइलैंड्स को, है ना? क्या रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरीके से दी जाए, रीजन वाइज़ दी जाए, है ना? सब रीजन वाइज़ दी जाए रेदर देन कॉन्टिनेंट। तो किस तरीके से इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए, इसकी बात भी उठती है, ठीक है? तो ये जो इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि सभी लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दी जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो क्यों ये ज्योग्राफी वाइज़ से लिंक्ड हो? हाँ, कि ज्योग्राफी वाइज़ सबको दे दो, एक-एक सीट दे दो, एक अफ्रीका को दे दो, है ना? क्यों ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिए जाए, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया लिया जाए? तो इससे भी चीज़ों में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। व्हाई नॉट, क्यों ऐसा ना करें कि हम जो सीट्स देते हैं वो डेवलपिंग वर्ल्ड को दें, ओके? तो ज़्यादा सीट्स जो है डेवलपिंग वर्ल्ड को दी जाए, ऐसी ही बात उठती है, ऐसा क्यों ना करें? तो देयर आर द डिफिकल्टीज़, ये सारी डिफिकल्टीज़ हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, इसमें कंट्रीज़ आती हैं जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, ओके? हो सकता है कहीं-कहीं ज़्यादा डेवलपमेंट हो, कहीं-कहीं ना हो, तो रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। हमारे देश में देख लो, बिहार हो गया, ये जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट नहीं है, ओके? छत्तीसगढ़, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सदर्न स्टेट्स में देखिए, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका, यहाँ पर अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट का भी रहता है और पॉलिटिकल विल भी रहती है। ओके, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, पैसे तो बहुत दिए जाते हैं स्टेट्स को, पर वहाँ के पॉलिटिशियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भई आप किस तरीके से यूटिलाइज़ेशन किया जा रहा है। करप्शन बहुत हाई है बिहार में, ओके, तो करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं सारी स्कीम वगैरह, लोगों को इसका जो झेलना पड़ती हैं खामियाज़ा। तो कल्चर और जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन, तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो उसी के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ हम कल्चर और सिविलाइजेशन के बेसिस पे अगर वर्ल्ड को डिवाइड करके उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? एक नेशन में एक जो कंट्री होती है, उसमें कई सारी कल्चरल स्ट्रीम एग्ज़िस्ट कर सकती है ना? तो मतलब हमारे देश में ही देख लो भई, कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना? तो किस तरीके से हम दें इनको रिप्रेजेंटेशन? तो वही है, मेंबरशिप को कैसे चेंज करें, मेंबरशिप को रिप्रेजेंटेशन कैसे दें, किसको परमानेंट मेंबरशिप दें, किसको ना दें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि वीटो पावर जो है 5 परमानेंट मेंबर्स की वो अबॉलिश कर दी जाए, खत्म कर दी जाए, क्योंकि वैसे वीटो पावर को कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा डेमोक्रेटिक वे ले लो ना, मेजॉरिटी के बेसिस पे आप डिसीजन ले लो, ओके? जिसको ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे उसको ले लो, है ना? उस चीज़ को डिसीजन लिया जाए। पर यहाँ पर उल्टा ही देखने को मिलता है। सब अपने इंटरेस्ट के लिए वीटो कर देते हैं डिसीजंस को, है ना? तो कई लोग बोलते हैं कि वीटो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आती है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी के साथ में। ओके। तो जो सोवरेन इक्वालिटी की बात होती है यूएन में, और जो वीटो है ना, मतलब कि वीटो जो पावर है वो इक्वालिटी के अगेंस्ट भी जाती है और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी। डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के बेसिस पे लेते हैं, और इक्वालिटी तो है ही नहीं, है ना? 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वो लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी डिसीज़न को रोक देते हैं, किसी भी डिसीज़न को आगे आ जाने देते हैं, ठीक है? तो वीटो सही नहीं है और रिलेवेंट भी नहीं है। आज के टाइम पर वीटो पावर नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात भी की जाती है।
ओके, सिक्योरिटी काउंसिल में जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। चार्टर जो है, जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, वो परमानेंट मेंबर्स को एक्स्ट्रा अच्छी वाली पोजीशन देता है, ठीक है? मतलब प्रिविलेज्ड पोजीशन देता है, इनको ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी लेकर के आ सकें वर्ल्ड में आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो इसलिए इनको पावर्स दी गई थी, ओके, कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है, और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को लेकर के चल सकें, है ना? तो मेन जो इनको फ़ायदा दिया गया था ना, कि क्या फ़ायदा दिया गया था, वीटो पावर दी गई थी। ओके, वीटो पावर एक ऐसा हथियार दिया गया था इनको, जो कि ये लोग आज तक एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? इसका फ़ायदा अभी तक उठा रहे हैं। ओके, तो नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो सर्व करते हैं ओनली 2 इयर्स, परमानेंट मेंबर्स तो जाकर के बैठे हैं, हमेशा के लिए हैं, ठीक है? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ये इनका टाइम पीरियड होता है 2 साल के लिए। रोटेशन होती है, हर कंट्रीज़ को जो है इलेक्शन होता है, उसके तहत जाते हैं ये, ठीक है? तो इनको न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो फिर उनको चांस मिलता है, ठीक है? इलेक्शन होते हैं इसके भी 2 साल के लिए भी, ठीक है? अ कंट्री कैन नॉट बी री-इलेक्टेड, दोबारा से ये री-इलेक्टेड नहीं हो सकते हैं, तुरंत ही, मतलब कि उन्होंने 2 साल अपना खत्म किया, तो दोबारा से वो 2 साल के लिए नहीं आ सकते नॉन परमानेंट मेंबर्स। बाद में आ सकते हो, पर ऐसे नहीं आ सकते, ठीक है? तुरंत ही। तो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है और वो रिप्रेज़ेंट करते हैं सारे कॉन्टिनेंट्स को वर्ल्ड में। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ना, उनके पास में वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर है क्या? अगर कोई डिसीजन लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें वोटिंग होती है। ओके, सारे मेंबर्स के पास में 1 वोट है। परमानेंट मेंबर्स जो हैं, उनके पास में भी वोट है, पर नेगेटिव मैनर में है, ठीक है? अगर सारे के सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं और नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, वो वोट करते हैं किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए, है ना? उन्होंने फेवर किया कि हाँ, ऐसा काम कर लेते हैं, सारे सारे के सारे लोग एग्री हो गए। पर किसी परमानेंट मेंबर, जैसे कि चाइना हो गया, अच्छा ठीक है, पाकिस्तान का एक टेररिस्ट था, उसको बोला कि भई इसको जो है टेररिस्ट लिस्ट में डालना है, इस इंसान को, ठीक है? सभी लोगों ने एग्री कर दिया। ओके, परमानेंट मेंबर्स भी मान गए, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी मान गए। पर इसमें से एक नॉन प जो परमानेंट मेंबर है, जो कि चाइना, वो है पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त। तो उसने बोला, भई इस इंसान को बचा लेना, इसको उस लिस्ट में मत आने देना। तो चाइना ने वीटो कर दिया, बोला नहीं, हम नहीं मानते ये, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया कांड, है ना? तो ये छूट जाता है ऐसे में। तो ये नेगेटिव तरीके से जो है वीटो का यूज़ करते हैं, डिसीजन को रोक देते हैं। ओके, तो ये जो है नेगेटिव वोट है, जो परमानेंट मेंबर्स के पास में है, जिसको वीटो कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिश की गई थी कि अब खत्म कर दिया जाए या फिर इसको चेंज किया जाए वीटो सिस्टम को। तो ऐसा रियलाइज़ किया गया कि परमानेंट मेंबर्स जो हैं, वो इस चीज़ पे एग्री करते ही नहीं हैं, ठीक है? वो मानेंगे ही नहीं, वीटो को हटाने के लिए भी आपको जो है परमानेंट मेंबर्स की सहमति चाहिए। तो वर्ल्ड में देखें तो वर्ल्ड वर्ल्ड जो है अभी रेडी नहीं है इतने रेडिकल स्टेप के लिए। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी जो है इस डिसीजन को नहीं लिया जा सकता कि वीटो को खत्म कर दिया जाए। तो अगर वीटो नहीं रहेगी, तो बड़ी जो पावर्स है, जैसे कि रशिया हो गया, यूएस हो गया, चाइना, फ्रांस, यूके, तो इनके पास में जो इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड की बॉडी में क्यों रहेंगे फिर, हाँ? इसको छोड़ देंगे। तो 1945 में ना, जो यूएसएसआर था ना, तो उस टाइम पर बोला गया कि आओ भई आप भी यूएन को जॉइन करो। तो यूएसएसआर ने बोला कि हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? उसी टाइम पर फिर वीटो लाया गया था कि लो भई आपको वीटो देते हैं, परमानेंट मेंबर्स के पास में वीटो होगी, वीटो पावर होगी। ठीक है? तो वो लोग क्या, ऐसे में उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं मिलेंगे तो, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, वो तो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस चाहिए। तो बिना ये पावरफुल कंट्रीज़ के ये बॉडी जो है इनअफेक्टेड रहेगी, अच्छे से काम भी नहीं करेगी। यहाँ पर देखो वीटो का कितनी बार यूज़ किया है परमानेंट मेंबर्स ने, ये बताया गया है। 2018 तक चाइना ने 11 बार यूज़ किया, फ्रांस ने 18 बार, यूके ने 32 बार यूज़ किया है, यूएसए ने 84, और यूएसएसआर जो कि यूएसएसआर के बाद में रशिया को ये सीट मिल गई थी, तो 135 बार यूज़ किया है इन्होंने। तो देख रहे हो, वीटो वीटो खेलते रहते हैं ये लोग। अब यूएन का जुरिसडिक्शन देखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन आता है कि मेंबरशिप का, कि बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है ये, किस तरीके से मेंबरशिप वगैरह बढ़ाई जाए, है ना? तो और भी इश्यूज़ हैं वर्ल्ड में, ठीक है? यूएन ने कंप्लीट किए 7 साल अपने, ओके? तो हेड्स ऑफ द स्टेट, सारे के सारे जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, तो वो फिर से मिलने आए, पार्टी करने आए, ठीक है, यूएन में 2005 में सितंबर में एनिवर्सरी मनाने आए थे, वो देखने आए थे कैसी क्या सिचुएशन चल रही है। तो लीडर्स ना मीटिंग किए, डिसाइड किया उन्होंने कि थोड़े हम स्टेप्स डिसाइड करते हैं।
तो यूएन को और अच्छा हम कैसे बना सकते हैं आज के टाइम पर जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो क्रिएट किया गया एक पीस बिल्डिंग कमीशन बनाया है इन्होंने, ठीक है? एक्सेप्ट किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल कम्युनिटी की कि अगर कोई फेलियर होता है नेशनल गवर्नमेंट का अपने सिटीज़न्स को प्रोटेक्ट करने में, अगर उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो लेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखो ना रोहिंग्या जो हैं, वो पिट रहे हैं, उनको मार के भगाया गया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? कोई नहीं ली। ऊपर से यूएस जो है पैसे दिया करता था यूएस एड के तहत तो वो भी रोक दिए गए, ठीक है? तो रिफ्यूजीज़ वगैरह के प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए जो है पैसे वगैरह बाँटता था ये, तो वो भी बंद कर दिए इसने अब। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टैब्लिश की गई, ऑपरेशनल है 2006 से। एग्रीमेंट किया गया कि हम अचीव करेंगे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को, वो तो अचीव नहीं कर पाए, पर हाँ, दोबारा से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना दिए गए जिनको 2015 से लेकर के 2030 तक अचीव करने का टारगेट बनाया गया। अब ये अचीव नहीं कर पाएँगे, 2030 में फिर से नए टारगेट्स बना लेंगे, ठीक है? और जो है कंडेम करते हैं, ये बुरी चीज़ मानते हैं टेररिज़्म को, सारे तरीके के जो टेररिज़्म है, ओके? और क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेसी फंड, एक डेमोक्रेसी के लिए फंड बनाएँगे और एग्रीमेंट किया गया कि ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर देंगे, ठीक है? तो भाई यूएन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जो कि सुलझाए नहीं गए हैं और जो बहुत ही उछलते हुए मुद्दे हैं, है ना? तो क्या कर सकते हैं पीस बिल्डिंग जो कमीशन है वो क्या ही कर लेगा, है ना? तो देयर आर मतलब कई सारे जो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वर्ल्ड में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट एक्सिस्ट करते हैं। अफ्रीका में भी कॉन्गो क्राइसिस भी चल रहा है, ज़माने भर की चीज़ें लड़ाई-झगड़ा होता रहता है, ठीक है? तो कौन इंटरवेन करेगा इसमें? तो क्या ये पॉसिबल है और इंटरवीन कर सकते हैं, क्या इंटरफेयर कर सकते हैं हर कॉन्फ्लिक्ट में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर किया जाए। सिमिलरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो एट्रोसिटीज़ जो अत्याचार हो रहा है लोगों के ऊपर, तो उसको उससे रिलेटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना? क्या जो ह्यूमन राइट की बात की जाएगी, कौन-सा लेवल है जिसको हम कह सकते हैं कि भाई ये तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है? ओके, कौन से एक्शन है जिसको बोल सकते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है? और क्या एक्शन ले सकते हैं हम जब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, है ना? तो इतना सारा जो कंट्रीज़ हैं, वो पार्ट तो है डेवलपिंग वर्ल्ड का, मतलब कि कई सारी कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ढंग से मतलब कि कुछ भी नहीं है, हेल्थ उनकी पुअर है, ठीक है, एजुकेशन लेवल पुअर है, वहाँ पर जो है इकोनॉमी वगैरह भी ढंग से नहीं चल रही, पॉल्यूशन है, तो ज़माने भर की प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट करती हैं। जो पुअर पीपल हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं, कई सारी बीमारियाँ हैं, है ना? तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो किस तरीके से जो आप बड़े-बड़े गोल बनाते हो ना, तो उनको अचीव कैसे कर पाओगे? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जाती है, उनको है ना, जो भी आप एग्रीमेंट बनाओगे मतलब हाँ, क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं डेफिनिशन ऑफ टेररिज्म? टेररिज्म की डेफिनिशन में तुम एग्रीमेंट तो बना नहीं पाते कि क्या है डेफिनिशन क्या है टेररिज्म की, है ना? किस तरीके से यूएन जो है अपने फंड को यूज़ करेगा डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में? तो कई सारे क्वेश्चन सामने आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, ये देखो दारफुर रीजन के बारे में बताया है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस निकल के आया था, कई सारे क्राइसिस निकल के आए थे। जब यूक्रेन-रशिया की वॉर हुई थी ना, अनाज की कमी पड़ गई थी क्योंकि यूक्रेन और रशिया जो है बहुत सारा अनाज जो है अफ्रीका में बेचते हैं, ठीक है? मतलब कि उगा के जैसे व्हीट वगैरह हो गया, ओके, राइस राइस तो हमारे देश में होता है। हाँ, फिर भी जो है कई सारा अनाज जो है वो लोग क्या करते हैं यू जो अफ्रीकन कंट्रीज़ इनसे खरीदा करती थी। तो अब इतनी कमी पड़ गई थी ना यहाँ पर तो बोले थे इनकी वॉर की वज़ह से तो हम लोग यहाँ भई भुखमरी से लोग मर जाएँगे। तो बोला गया था अफ्रीकन कंट्रीज़ ने जो है यूएन में जाकर बोला था इनकी वॉर रुकवाओ, ठीक है? तो फिर बाद में जो है वॉर तो नहीं रुकी हाँ, पर इनके यहाँ सप्लाई हो गई थी फिर खाने वगैरह की, ठीक है? तो यहाँ दारफुर रीजन का बताया है 2003 में सूडान में तो यहाँ पर जो है एम्प्टी प्रोसेस प्रॉमिसेस थे, खाली जो वादे किए थे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने। ओके, यहाँ पर जो है देखो ना, ये जो इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, जीनोसाइड हो रहा, मारा जा रहा था लोगों को, ओके, भूखमरी से लोग मर रहे थे, तो इनको हेल्प की ज़रूरत थी। तो कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो प्रॉब्लम फेस करती हैं। ओके, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जैसे कि
हम इस तरीके से आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो हमारे पूर्वज ने हमारे लिए जो पेड़-पौधे, पानी सब कुछ छोड़ा है ना, पॉल्यूट नहीं किया, तभी तो हम आज एन्जॉय कर रहे हैं। पर हम लोग ऐसे पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, इन चीज़ों को ऐसे ख़त्म कर रहा है कि आगे की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है कि हम अभी अपना अच्छे से एन्जॉय करें, अपनी लाइफ़ को जिए, पर हाँ, हमें ऐसा भी जीना है कि हम जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के जाएँ, है ना? तो रहने लायक कंडीशन छोड़ के जाएँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2015 से लेकर के 2030 तक अचीव करने हैं। इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो कि 169 टारगेट्स हैं। ओके? जैसे कि फर्स्ट हो गया नो पॉवर्टी, ठीक है? सेकंड हो गया ज़ीरो हंगर, ठीक है? थर्ड गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ होता है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ होता है जेंडर इक्वालिटी, ओके? सिक्स्थ होता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ होता है क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी होता है। मतलब कि ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में सभी लोगों को अचीव करनी है, सभी लोगों को अपने देश में लेकर के अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी 7 हो गया, 8 हो गया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है? 9th है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, ओके? 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ऐसे नहीं वेस्टेज नहीं करना चाहिए रिसोर्सेज़ का, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, है ना? हर चीज़ का फूड हो गया या फिर कोई भी चीज़ बनाई जा रही है उसका। 13 है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है? जो क्लाइमेट चेंज वगैरह से भी रिलेटेड चीज़ है और 14 है लाइफ बिलो वाटर, जो पानी के नीचे जो मैराइन क्रिएचर्स हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है? 15 है लाइफ ऑन लैंड, तो उसके बारे में भी बात करते हैं, जो जीवन जो पृथ्वी में है, ज़मीन में है जो, ठीक है? 16 है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है, इनके इनके अंदर ना कई सारे जो टारगेट्स होते हैं, जो इनको अचीव करने की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। अब जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था, ठीक है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन जिसको जिसको ब्लू हेलमेट्स कहते हैं, ठीक है? हर देश जो है अपना कंट्रीब्यूशन करता है, या तो तुम पैसे दो, ठीक है? फंड दो या फिर अपने लोगों को भेजो, ठीक है? ट्रेन जो मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, तो उनको भेजो जो कि शांति बनाने का काम करेंगे। ओके, तो गरीब कंट्रीज़ अपने लोगों को भेजती है, अमीर कंट्री अपने लोगों को नहीं भेजती, पैसा दे देती है, ठीक है? तो इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं। हमारे देश से ही बहुत सारा कंट्रीब्यूशन जाता है, बहुत सारे लोग जाते हैं। जैसे देखो माली में मिनुस्मा, ठीक है? और मिनुरोसो ये वेस्टर्न सहारा रीजन में, ठीक है? सेंट्रल अफ्रीका में और ये देखो यहाँ पर जो है अलग-अलग जो है यहाँ पर चलाए गए थे। हमारे देश में भी चला था इंडिया, पाकिस्तान में, ठीक है? तो ये सब पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। ओके, इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म। अब यूएन रिफॉर्म पहले डब्ल्यूटीओ देख लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेट किया गया था। ये रूल्स बनाते हैं ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड। 1995 में इसको सेट किया गया था। ये सक्सेसर है गेट का। पहले जनरल जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड हुआ करता था, जिसको रिप्लेस करके 1995 में 4 जनवरी को जो है डब्ल्यूटीओ बनाया गया। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में गेट को क्रिएट किया गया था। इसमें जो है 164 मेंबर्स हैं। सारे के सारे डिसीजन जो है लिए जाते हैं मेजर इकोनॉमिक पावर्स के द्वारा, जैसे कि यूएस हो गए, यूरोपियन यूनियन, जापान हो गए। ये मैनेज करते हैं डब्ल्यूटीओ के रूल्स वगैरह और ट्रेड। यहाँ पर भी देखो वेस्टर्न कंट्रीज डोमिनेट कर रही थी। जब वेस्ट के लोग जो है अपना सामान बना करके डेवलपिंग कंट्रीज में बेचा करते थे, तो ये लोग बहुत खुश थे। यूएस वाले, यूरोप वाले बहुत खुश थे। हाँ भाई डब्ल्यूटीओ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है? हम जो है सामान बना करके दे रहे हैं और जो है इनके अकॉर्डिंगली रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेड वगैरह सब कुछ हुआ करता था डेवलपिंग कंट्रीज में, ये अपना सामान आके बेचते थे। अब क्या हुआ डेवलपिंग कंट्रीज वाले जो हैं, अब ये लोग सामान बना करके ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, इनके यहाँ बेचने लगे। जो अमीर कंट्रीज है वहां पर बेचने लगे। जैसे कि चाइना की ग्रोथ हो गई, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, ठीक है? इंडिया भी अपना खूब सामान बेचने लगा बाहर, ठीक है? तो अब इनको ये डब्ल्यूटीओ अच्छा नहीं लगता, ओके? डोनाल्ड ट्रम्प को भी ये डब्ल्यूटीओ अच्छा नहीं लगता क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की यूएस का भी जो है ट्रेड में जो परसेंटेज है ना वो बहुत कम हो गया है, ग्लोबल ट्रेड परसेंटेज मतलब कि पहले के कंपेयर में, तो वो थोड़ा कम हो गया है। चाइना ने रिप्लेस कर लिया है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनका रोल भी आ गया है, ये लोग भी सामान खूब बेचने लगे हैं। ओके, तो अब देखते हैं इंडिया इन द यूएन रिफॉर्म। इंडिया जो है सपोर्ट करता है कि भाई हम यूएन में चेंज लेकर के आओ, रिफॉर्म करो। ओके, हम मानते हैं कि हमें और ज़्यादा यूएन को मजबूत करना चाहिए। ओके, चेंजिंग वर्ल्ड, जिस तरीके से वर्ल्ड चेंज हो रहा है उस हिसाब से इसको भी
चेंज होना चाहिए, है ना? वर्ल्ड के साथ-साथ, समय के साथ-साथ चीज़ों को बदलना चाहिए। इंडिया सपोर्ट करता है कि जो यूएन का रोल है वो यूएन का रोल जो होता है ना डेवलपमेंट और कोऑपरेशन प्रमोट करने में, जो स्टेट्स के बीच में, इंडिया मानता है कि डेवलपमेंट जो है वो सेंट्रल है, यूएन के एजेंडा का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवलपमेंट। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट के साथ में मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी भी होना चाहिए। ओके, फिर इंडिया जो है मेजर कंसर्न है, इंडिया जो है चिंता भी ज़ाहिर करता है अपनी कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ओके, वो जो है अभी भी स्टैटिक है, वैसे ही का वैसा है जैसा बनाया गया था। जो जनरल असेंबली ने बनाया था वैसा ही। हाँ, जनरल असेंबली की जो मेंबरशिप एक्सपेंड हो गई है पर यूएनएससी की उतनी एक्सपेंड नहीं हुई, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। तो जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैरेक्टर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये जो है इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है अच्छे से, है ना? वही बात की गई है कि अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एशिया से जो है चाइना की है, ठीक है? इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया को ही परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और बाकी लैटिन अमेरिका की नहीं है, ओके? साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका को ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ओके? और ऑस्ट्रेलिया जो हो गया, ओशियाना रीजन वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसको ब्लेम किया जाता है, भई तुम किस तरीके की रिप्रेजेंटेशन लेकर के बैठे हो, है ना? तो आर्ग्यू किया जाता है कि एक्सपेंड करो भई काउंसिल को बढ़ाओ और बढ़ाओ, रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, एन्जॉय करें ताकि ज़्यादा आपको सपोर्ट मिले वर्ल्ड कम्युनिटी का। ओके, हमें ध्यान रखना होगा, अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा कि जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको एक्सपेंड किया जाए, ओके? मतलब एक्सपेंड किया भी गया है, 11 से 15 कर दिया गया है इसको 1965 में, मतलब देख रहे हो इतनी कम थी पहले तो, थोड़ी-सी बढ़ाई गई। बट कोई चेंज नहीं आया क्योंकि परमानेंट मेंबर्स तो वैसे ही हैं, परमानेंट मेंबर्स तो अपनी सीट को एन्जॉय कर रहे हैं, वीटो को एन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है? सिंस साइज़ ऑफ द काउंसिल हैज़ रिमेन्ड स्टेशनरी, तो जो स्टेशनरी है, तो साइज़ ऑफ द काउंसिल, काउंसिल का साइज़ नहीं बढ़ा है, उतना ही है। तो फैक्ट सामने आता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं ना, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। पर अगर बात करें ना परमानेंट मेंबर्स, अगर यूएनजीए की बात करें वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ के मेंबर्स हैं, ओके। पर हम परमानेंट मेंबर्स जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि अच्छा खासी पावर एन्जॉय करती हैं। वहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मेंबरशिप नहीं है ज़्यादा। चाइना अपने आप को डेवलपिंग कहता है पर वो डेवलपिंग कंट्री बिल्कुल नहीं है। अच्छा खासा पैसा है, खूब अमीर है, ठीक है? खूब डेवलपमेंट है चाइना में और वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बहुत है वहाँ के लोगों की। तो इंडिया आर्ग्यू करता है कि रोल जो है ना, हमारा भी होना चाहिए जो सिक्योरिटी काउंसिल में डिसीजन मेकिंग में, ओके। जो चीज़ें हमें अफ़ेक्ट करती हैं उसमें हमारा भी तो रोल होना चाहिए ना, ओके। इंडिया सपोर्ट करता है कि हम इंक्रीज़ करें दोनों परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज़ किया जाए, रिप्रेजेंटेशन जो है ढंग से हो। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो बढ़ गई हैं कई सालों से, ओके। तो जो सक्सेस है सिक्योरिटी काउंसिल के एक्शन का, वो डिपेंड करता है किस तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। ओके? तो सक्सेस डिपेंड करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सपोर्ट से और कोई भी प्लान जो लाया जाएगा रीस्ट्रक्चर करने को सिक्योरिटी काउंसिल को, वो अच्छे से ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। ओके? पहले ना कई बार यूएस ने जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब उतना कुछ पूछा-ताछा नहीं, जाकर के खुद ही एक्शन ले लेता था। ओके? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती थी कि खुद ही अंडरमाइन कर रहे हैं, यूएन को कुछ मान ही नहीं रहे, यूएनएससी को कुछ मान ही नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी काउंसिल जो है यहाँ पर ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़ भी होनी चाहिए। तो बोला जाता है भाई डेवलपिंग कंट्रीज़ जब ज़्यादा है वर्ल्ड में तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी तो थोड़ी होनी चाहिए अच्छे से। इंडिया भी विश करता है कि उसको परमानेंट सीट दी जाए, है ना? परमानेंट मेंबर बने यूएन का जब रीस्ट्रक्चर हो तो। इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की, ओके रिप्रेज़ेंट करता है 1/5 ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ओके, 1/5 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया रिप्रेजेंट करता है। मोरओवर इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। ओके, इंडिया पार्टिसिपेट करता है यूएन के सारे इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करता है इंडिया। ओके, और इंडिया जो है रोल भी है यूएन पीस कीपिंग में जो है इंडिया का रोल भी है, ठीक है? और हम जो है बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। 2007 में जो है इंडिया ने ऑल वुमेन कंटिंजेंट भी भेजा था जिसमें सारी महिलाएँ थी, ओके पीस कीपिंग फोर्स में। कंट्री जो है इकोनॉमिक अच्छी खासी हमारी ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक इमर्जेंस देखने को मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पे। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है हम, ओके? तो ये क्लेम्स जो है जस्टिफाई करते हैं इंडिया का जो क्लेम है ना सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए, तो हम ये रीज़न्स देते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। वैसे तो सारी कंट्रीज़ एग्री
क्योंकि यूएस भी हमारा दोस्त ही बन गया है, ठीक है? लगभग-लगभग थोड़ा-थोड़ा। बाकी जो है यूएस अपने इंटरेस्ट में ही काम करता है, सारी कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के फ़ेवर में ही काम करती हैं। रशिया भी अपोज़ नहीं करता, यूके और फ्रांस भी उतना अपोज़ नहीं करेंगे, बस चाइना है। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया जो है उसको परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है? परमानेंट जो है मिल जाए और कहता है कि फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज़ कर देंगे, मेंबर्स इंक्रीज़ कर देंगे पर जो है हम इनको वीटो पावर नहीं देंगे। तो इंडिया जो है उसने कंट्रीब्यूशन भी किया है फाइनेंशियल अगर बात करें बजट में भी हम देते हैं, ओके? और इंडिया जो है अवेयर है कि परमानेंट जो मेंबरशिप है सिक्योरिटी काउंसिल की वो सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस रखती है। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट है वैसे तो। ये सिग्निफाइज़ करती है कि कंट्री की जो ग्रोइंग इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड अफेयर्स। तो वर्ल्ड लेवल पे जो है कंट्री की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, ये भी दिखाती है अगर हमें जो सीट मिल जाती है उससे तो। ओके? हम अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर पाएँगे उससे। अगर हमें परमानेंट सीट मिल जाती है तो हमारा अच्छा जो स्टेटस बढ़ जाएगा, हमें फ़ायदा होगा, ठीक है? हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को अच्छे से लेकर के चल पाएँगे, हमारी रेपुटेशन होगी, एक पावरफुल कंट्री बन पाएँगे और हम ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेंगे, ठीक है? तो ये बात भी की जाती है। ओके, तो इंडिया की विश भी है, फिर भी जो है परमानेंट वीटो वाले जो मेंबर्स हैं ना यूएन के, कंट्रीज़ जो हैं क्वेश्चन करते हैं इसके इंक्लूजन में, ठीक है? मतलब चाइना ही है तो वही रोक देता है। अगर हम बाकी मेंबर्स को मना भी लें तो चाइना रोक देगा हमारी मेंबरशिप। नेबरिंग जो है पाकिस्तान, पाकिस्तान बोलता है इसको क्यों इंडिया को क्यों दे रहे हो तुम मेंबरशिप हमको भी दो, ठीक है? तो इंडिया जो है वो ट्रबल्ड है, इंडिया के साथ में उतने रिलेशनशिप है नहीं ना अच्छे पाकिस्तान के, ठीक है? तो ओनली कंट्री है जो कि मतलब इंडिया को अगर ओनली तो नहीं है वैसे चाइना भी है, चाइना भी नहीं चाहता इंडिया जो है परमानेंट मेंबर बने, उसके इक्वल में आकर के बैठे, उससे उसको वीटो पावर मिल जाए। कुछ कंट्रीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लें हम तो इंडियाज़ न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी के रिलेटेड जो है कंसर्न दिखाते हैं, कि इंडिया ने तो अटैक वो जो अपना ऑपरेशन वग़ैरह कंडक्ट किया और इंडिया के पास में न्यूक्लियर पावर आ गई, है ना? क्या तुम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री हो? तो ऐसे ही कंसर्न्स भी दिखाते हैं, इंडिया के ऊपर डाउट करते हैं, बताओ? तो दूसरे हमने तो वैसे भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है हमारे देश की, कि पहले अगर हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तो जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम उसके ऊपर नहीं अटैक करेंगे न्यूक्लियर वेपन से। बल्कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कहता, पाकिस्तान तो कहता है हम तो फेंक देंगे, ठीक है? तो पाकिस्तान की तो बात ही अलग है ना मतलब वहाँ के जो लीडर्स हैं वो अच्छे से अपने देश को लेकर के नहीं चल रहे। अदर्स थिंक दूसरे सोचते हैं कि जो डिफिकल्टीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो हैं, तो उसकी वजह से इनइफेक्टिव बन जाएगा, इंडिया जो है उतने अच्छे से परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। या जो है दूसरे फ़ील करते हैं, बाकी के लोग भी हैं कि इंडिया अगर इंक्लूड होता है तो दूसरी इमर्जिंग पावर्स हैं जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान तो ये भी और साउथ अफ्रीका तो ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, बाकी साउथ अफ्रीका इनका अपोज़ भी करता है। जैसे कि बिग जी है, ठीक है? ब्राज़ील, जर्मनी ओके, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान, ठीक है? बिग जी कहते हैं, ये एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई तुमको भी परमानेंट मिले, हमको भी परमानेंट मिले, ठीक है? पर यहाँ पर साउथ अफ्रीका अपोज़ करता है कि हमें भी तो मिलनी चाहिए, ओके? कुछ लोग बोलते हैं कि भई अफ्रीका और साउथ अमेरिका की भी तो रिप्रेज़ेंटेशन होना चाहिए, ठीक है? जब एक्सपेंशन किया जाए मेंबरशिप का, परमानेंट मेंबरशिप का क्योंकि ओनली कॉन्टिनेंट है जिनकी कोई रिप्रेज़ेंटेशन है ही नहीं, ओके? तो इन कंसर्न्स को लेकर के इतना ईज़ी नहीं है इंडिया के लिए और किसी भी कंट्री के लिए कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए यूएन का फ्यूचर में। यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब एक पावर डोमिनेट कर रही है, ओके? तो जो रिफ़ॉर्म की बात की जाती है, चेंजेज़ लाने की बात की जाती है यूएन में, तो एक होप था, एक आशा थी कि कंट्रीज़ जो हैं मतलब कि यूएन जो है कोप कर पाएगा मतलब अच्छे से लेकर के चल पाएँगे आगे। जब यूनिपोलर वर्ल्ड था ना, यूएस डोमिनेट किया करता था, यूएस मोस्ट पावरफुल कंट्री हुआ करता था उस टाइम पर, है ना? तो यूएन को भी वो अंडरमाइन कर देता था। यूएन का जो यूएस जो है उसका कोई अगर सीरियस राइवल नहीं होगा, तो वो तो भई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हो गया ना, सबसे पावरफुल कंट्री जहाँ चाहे जो कर दे, है ना? जैसे आज के टाइम पर ट्रम्प बोलते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो क्या यूएन जो है सर्व कर सकता है यूएस की डोमिनेंस के अगेंस्ट बैलेंस? ओके, पर हमें ये चीज़ें सही नहीं लग रही क्योंकि आज के टाइम पर चाइना जो है यूएस की हेजेमनी को चैलेंज दे रहा है, ओके? तो यूएस का सबसे बड़ा थ्रेट जो है आज के टाइम पर जो है चाइना लग रहा है, ओके? तो ये दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं। बाकी रशिया की बात करें तो रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा चुका है यूएसए कि रशिया जो है पुतिन अपने आप को पहले रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश को। ओके,
तो क्या यूएन जो है यूएस की डोमिनेंस को बैलेंस कर सकता है? क्या ये हेल्प कर सकते हैं कि डायलॉग कर सके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में यूएस की एंड प्रिवेंट करें अमेरिका को कि जो भी चाहे वो करे? मतलब यूएस अगर सबसे पावरफुल कंट्री है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ठीक है? तो जो चाहे वो कर सकता है, तो ऐसी डोमिनेंस ठीक नहीं होती ना। तो यूएस की जो पावर है वो इज़िली चेक करी जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें जब यूएसएसआर जो है चला गया, है ना? उसमें से निकल के आया रशिया, तो यूएस जो है ओनली सुपर पावर बचा था 1990s के बाद में। उसकी मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर तो भई बहुत ही तेज़ है ना। सारे जो सॉफ्ट पावर भी देखें तो इतनी हेवी है उनकी कि उनका कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत तेज़ है। उनकी मूवीज़, उनका कल्चर, उनके रहन-सहन, उनका खाना-पीना सब कुछ तो कॉपी कर रहे हैं, है ना? वेस्टर्नाइज़ेशन कहते हैं, ये वेस्टर्नाइज़ेशन नहीं होता है। अपनी क्लाइमेट, अपनी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन उसके हिसाब से जो है हमारे देश में जो अच्छा चीज़ें मिलती हैं, वो खाना-पीना चाहिए। और लोग जो हैं कॉपी करने के चक्कर में फ़ास्ट फूड खाते रहते हैं और फिर हेल्थ खराब हो रही है लोगों की, ओबेसिटी बढ़ रही है। फिर कहते हैं बीमारियाँ बढ़ रही हैं, फिर डॉक्टर के पास लाइन लगी रहती है ना? तो एकदम कॉपी नहीं करना चाहिए हर चीज़ को। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी अगर चीज़ें बोरो की थी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसको मॉडिफ़ाई किया था हमारे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, हमारे देश के अकॉर्डिंगली, है ना? तो हमें अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, पर हर चीज़ को कॉपी करते हैं। तो यूएस की पावर बहुत है, मतलब क्या ही बोले, है ना? तो उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ, तो यूएस की पावर इतनी है कि वो इग्नोर कर देता है यूएन को और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन को भी अपनी मनमाने ढंग से काम करते हैं। सेकेंडली अगर बात करें यूएन जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएस को ओके, सॉरी यूएन मतलब यूएस जो है ना, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है यूएन के अंदर, है ना? इतनी पावर है यूएस की। ऐसा सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन में अच्छा खासा बजट देता था यूएसए, है ना? यूएस जो है अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर बहुत पैसा है भई, पैसा ही पैसा है यूएस के पास में, यूएसए के पास में, है ना? तो फैक्ट ये आता है कि यूएन जो है फिजिकली लोकेटेड विद इन द यूएस। अब देखो ना न्यूयॉर्क में ही तो लोकेटेड है ना। ओके, अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बात करें वॉशिंगटन डीसी ज़माने भर की जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेडक्वार्टर यहाँ पर है। बाकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में भी है पर यूएस में तो बड़ी जो यूएन है उसका ही हेडक्वार्टर बैठा हुआ है ना? वॉशिंगटन में है। तो एक और इन्फ्लुएंस आ गया, यूएन ही यूएस में लोकेटेड है। यूएस जो है उसमें कई सारे नेशनल हैं जो कि यूएस के जो कई सारे जो सिटीज़न्स हैं ना वो यूएन की ब्यूरोक्रेसी में हैं, ठीक है? यूनाइटेड नेशन के अंदर काम करते हैं। वीटो पावर है तो यूएस कोई भी डिसीजन को रोक सकता है। जो भी उसको एनॉय करता है, जो भी डिसीजन उसको ठीक नहीं लगता, जो भी डिसीजन उसको परेशान करता है, तो उस डिसीजन को वो खत्म ही कर देता है। उसके इंटरेस्ट को अगर उसके फ्रेंड्स को, अलाइज़ को अगर इंटरेस्ट को हार्म करता है। हमने आपको एग्ज़ाम्पल बताया ना कि चाइना पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है वीटो पावर का यूज़ करके, अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही रशिया जो है हमारा दोस्त है तो हमें बचाता है, ठीक है? यूएसए भी जो है कभी-कभी मदद कर देता है, बाकी फ्रांस भी कर देता है ना? तो ऐसे अलाइज़ अपने दोस्तों की मदद की जाती है, ओके? तो पावर जो है यूएस की और उसके वीटो की, तो इसकी वज़ह से ना वीटो और इसका इन्फ्लुएंस इतना है कि उसकी अच्छी खासी जो है जो से होता है, बोलना होता है, जो अगर सेक्रेटरी जनरल को भी चुनना होता है, तो उसमें भी यूएस की सुनी जाती है। यूएस जो यूएस ना किसी को भी मतलब जो चाहे वो कर सकता है यूएस, ओके? तो स्प्लिट भी कर सकता है सारे वर्ल्ड से मतलब वो इतने सैंक्शन लगा देता है, उसका डॉलर भी इतना डोमिनेट करता है, बिना डॉलर के कुछ चलता ही नहीं है ना? तो कुछ भी होता है तो बोल देता है हमारा डॉलर मत यूज़ करना। ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगा दिए कि भई अब वो इकोनॉमी नहीं चल पा रही, उसकी सामान खरीदना बाहर से डॉलर का यूज़ नहीं करने दे रहा वो, है ना? तो चीज़ें देखने को मिलती है। अपना जो उसके खिलाफ जो बोलता है उसको सप्रेस करने के लिए क्या-क्या कर देता है। मतलब जो बाइडेन के अंदर जब यूएस का एडमिनिस्ट्रेशन था तो उन्होंने ना हम क्या कर रहे थे, हम न्यूट्रल थे भई, हमारा रशिया भी फ्रेंड है, हम जो है उससे भी दुश्मनी नहीं ले सकते, ठीक है? उसने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। तो रशिया यूक्रेन वॉर में हम कह रहे थे कि हमारा स्टैंस था ये था कि आप जो है भई बैठ-चीत के बात करो, ठीक है? बैठ के बातचीत करो, ओके? और सॉल्यूशन निकाल लो चीज़ों का, ठीक है? तो यूएस हमारे ऊपर प्रेशर बना रहा था कि हम यू रशिया के खिलाफ बोलें, पर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया बांग्लादेश में क्राइसिस वाली सिचुएशन क्रिएट करना कोशिश करना शुरू कर दिया, ओके? ताकि जो है इंडिया जो है अपने नेबर्स में उलझा रहे और परेशानी में घिरा रहे, ओके? तो ऐसा देखने को मिलता है। यूएस का इतना इन्फ्लुएंस है, ओके? तो वो किसी भी देश में ना कुछ भी करवा देता है। तो यूएन जो है वो बैलेंस कर सकता है यूएस को कि नहीं, तो इतना बड़ा भी नहीं यूएन कि यूएस को बैलेंस कर सके। पर यूनिपोलर वर्ल्ड में ना यूएस का डोमिनेंस था, ठीक है? यूएन जो है एक
एक थोड़ा-सा एक्ट कर सकता है कि हाँ, यूएस को थोड़ा-सा चेक में रख सकता है और यूएन में सब लोग जाकर के बैठ कर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सारी कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन कर सकते हैं, है ना? यूएस के जो लीडर्स हैं, वो तो क्रिटिसिज्म तो होता है यूएन का। ओके, यूएस के लीडर्स ने भी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, पर जो है वो लोग मानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऐसी ऑर्गनाइज़ेशन है, जहाँ पर 190 से ज़्यादा जो देश हैं साथ में आकर के बैठते हैं, अपने जो है कॉन्फ्लिक्ट और सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बातचीत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? सभी लोग एक फोरम है जिसमें जाकर के सभी लोग बैठ के बातचीत कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड के लिए यूएन एक अरीना प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो है भई मॉडिफाई कर सकते हैं हम यूएस के एटीट्यूड को एंड पॉलिसी को। बेसिकली पावरफुल होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप पावरफुल हैं तो बाकी सब आपके हिसाब से चलेंगे, है ना? चाइना पावरफुल हो रहा है तो यूएस को थोड़ा तो लग रहा है ना भई कि हाँ, हमारे देश से ज़्यादा पावरफुल हो रहा है ये, ठीक है? तो ट्रम्प जो है फिर से अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं तो अमेरिका फर्स्ट कर रहे सॉरी। तो वो भी अपने देश को महान बनाना चाहते हैं फिर से, ठीक है? तो हमें भी अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो तो हम इतना अगेंस्ट नहीं हो सकते पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वॉशिंगटन के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, ओके? तो ना इम्पॉसिबल है कि भई हम यूएस की पावर को जो है बैलेंस कर सकें। तो यूएन जो है प्रोवाइड करता है एक स्पेस, एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पर जो है ना विद इन विच आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं हम स्पेसिफिक यूएस के एटीट्यूड को लेकर के, उसकी पॉलिसीज़ को लेकर के सुना जा सकता है वही है कि एक एरिया है जहाँ पर जाकर के सारी कंट्रीज़ 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ जाकर के बातचीत कर सकती हैं, अपने मैटर्स को सुलझा सकती हैं, लोगों को क्रिटिसाइज़ कर सकती हैं, अपने दोस्तों को एप्रिशिएट कर सकती हैं, तो ज़माने भर की चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है? मीटिंग होती है। यूएन एक इम्परफेक्ट बॉडी है, ओके? बट उसके बिना यूएन के बिना जो है वर्ल्ड बहुत ही बेकार हो जाएगा, है ना? एटलीस्ट कुछ तो है बातचीत करने के लिए, कहीं तो कोई जगह है जहाँ पर सारी कंट्रीज़ इकट्ठा होती हैं, ओके? तो ग्रोइंग कनेक्शन बढ़ता जा रहा है, ग्लोबलाइज़्ड वर्ल्ड है, लिंक्स बढ़ते जा रहे हैं सोसाइटीज़ के बीच में, इश्यूज़ के बीच में। तो हम इसको क्या बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। जैसे ही ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ा, इंटरनेट के थ्रू भई हर चीज़ कनेक्ट हो गई। छोटा-सा भी इश्यू किसी देश में हो रहा है तो हर किसी को पता चल जाता है वो तुरंत ही, है ना? तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब हार्ड है इमेजिन करना इतना कि 7 बिलियन पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन पीपल जो हैं, वो बिना यूएन जैसी ऑर्गनाइज़ेशन के रह सकें। वैसे तो 8 बिलियन बोलना चाहिए ना? हाँ, तो 7 बिलियन से ज़्यादा बोला गया ना, मोर देन 7 बिलियन पीपल। तो बिना यूएन जैसी ऑर्गनाइज़ेशन से रह सकें, तो ऐसा तो नहीं इमेजिन कर सकते हम, है ना? तो टेक्नोलॉजी जो है प्रॉमिस करती है कि इंक्रीज़ हो रहा है प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस। सभी लोग एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है? आज के टाइम पर बोला जाए कि ठीक है, हम रिश्ते तोड़ रहे हैं इस देश के साथ में, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ कनेक्शन देखने को आपको मिलेगा। यूएस, चाइना कितना भी लड़ लें, ट्रेड वॉर कर लें, पर एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है? हमारी भी डिपेंडेंस है, हमारे भी कॉन्फ्लिक्ट हैं चाइना के साथ में, पर हमारा डिपेंडेंस है उनके साथ भी। तो टेक्नोलॉजी से जो है इंटरडिपेंडेंसी बढ़ा है, तो इम्पोर्टेंस जो है यूएन की वो भी बढ़ी है। लोग हैं जो गवर्नमेंट है, वो तो इनको एक ऐसा रास्ता ढूँढना होगा ताकि यूएन जो है और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन को है उस तरीके से यूज़ कर सकें, ताकि जो है हम अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकें और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो आपको यूएन समझ में आया? अभी जो यहाँ पर बॉडीज़ दी गई थी ना यहाँ पर एक इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी तो इनको एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। ये जो है तो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उनके थ्रू मतलब कि उनके जो चीज़ों के थ्रू एटम्स फॉर पीस लेकर के आए थे, ये प्रपोज़ल लेकर के आए थे। मतलब खुद तो बॉम्ब गिरा दिए तुम, है ना? जापान के ऊपर, अब जो है तुम एटम फॉर पीस की बात कर रहे हो। पर हाँ, पर तबाही देखने के बाद भी उनको समझ में आया कि ऐसा नहीं करना है, न्यूक्लियर वॉर बहुत खतरनाक होती है ना? तो ये प्रमोट करते हैं कि पीसफुल यूज़ किया जाए न्यूक्लियर एनर्जी का, आप भई इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करो, एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ करो, ठीक है? बॉम्ब वगैरह मत बनाना। ओके, प्रिवेंट करना मिलिट्री पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ मत करना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, ये इंस्पेक्ट करते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सारे वर्ल्ड में और इंश्योर करते हैं कि सिविलियन रिएक्टर्स जो हैं, उनको मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। सिविलियन रिएक्टर लगाए जाते हैं, एनर्जी पर्पज़ के लिए तो उनको मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। ओके, एम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है एक एनजीओ है, ठीक है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइज़ेशन है ये।
जो कि कैंपेन करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सारे वर्ल्ड में प्रोटेक्ट होने की वो जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ये प्रमोट करते हैं रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि 1948 में लाया गया था 10 दिसंबर को जो है ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। तो ये मानते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है इंटरडिपेंडेंट है और इंडिवाइजिबल है, ठीक है? तो सभी लोगों को मिलने चाहिए अच्छे से ह्यूमन राइट्स। ये प्रिपेयर करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिपोर्ट्स लेकर के आते हैं ह्यूमन राइट्स की। गवर्नमेंट जो है वो ना मतलब उनको अच्छी नहीं लगती है। गवर्नमेंट जो होती है ना डिफरेंट कंट्रीज़ की उनको ये रिपोर्ट्स अच्छी नहीं लगती क्योंकि ये रिवील कर देते हैं कि गवर्नमेंट क्या जो है अ क्या अत्याचार कर रही है ना लोगों के ऊपर, तो सारी चीज़ें ये लोग रिवील कर देते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का फ़ोकस होता है कि मिसकंडक्ट जो है ना गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का वो दिखा देते हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है अगर उनके खिलाफ जो है कोई मीडिया में रिपोर्ट छपती है, तो वो रिपोर्टर को उठा देते हैं, गायब करवा देते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी पता लग जाती हैं। ठीक है? तो ये जो रिपोर्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रिसर्च में, एडवोकेसी में, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन है। ठीक है? एनजीओ है। ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में बात करें तो ये जो है अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि इन्वॉल्व हो करती है ह्यूमन राइट्स के बारे में ही रिसर्च की बात करती है। लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन है यूएस की। ठीक है? अब आपको बताएँ ये जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ होती हैं ना, ये क्या करती हैं डिफरेंट एनजीओज़ जो होती हैं छोटी-छोटी कंट्रीज़ हो गई या फिर दूसरी जैसे हमारे देश का एग्ज़ाम्पल है इंडिया में कई सारी जो एनजीओज़ हैं। तो वो क्या करेंगे अगर इनको जो है इंडिया में कुछ गड़बड़ करवानी है, तो वो इन एनजीओज़ को फंड कर देंगे, ठीक है? पैसे दे देंगे। फिर ये एनजीओज़ जो हैं कई सारी एनजीओज़ जो होती हैं लड़ाई-झगड़ा करवा देती हैं। तो ये काम के लिए भी यूज़ होती हैं एनजीओज़। बाकी पावरफुल कंट्रीज़ ये सब करवाती हैं, ठीक है? इट ड्रॉज़ ग्लोबल मीडिया का जो अटेंशन है ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ेज़ में उसमें अटेंशन लेकर के आते हैं। ये जो है इंटरनेशनल कोएलिशन बनाने में भी काम करते हैं, कैंपेन करते हैं कि जो लैंड माइन्स वगैरह को बैन करो, नहीं लैंड माइन्स हुआ करती थी, फिर उस पे पैर रख दो तो बूम धमाका हो जाता था, है ना? तो स्टॉप करना यूज़ ऑफ चाइल्ड को बच्चों को सोल्जर की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो जैसे कि नहीं पाकिस्तान क्या करता है कश्मीर के जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं मिलिटेंट्स उनको ना बच्चों बचपन से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है उनको टेररिस्ट बनाने के लिए। फिर उनको हथियार पकड़ा दिए जाते हैं, तो ये बिल्कुल उनका बचपन छिन जाता है। वो लोग फिर गलत रास्ते में निकल जाते हैं, है ना? एस्टैब्लिश करना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका भी काम करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया ह्यूमन राइट्स के बारे में। ओके, तो लेक्चर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।